वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे एमसीक्यूज़ की, जो कि न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स से बिलोंग करेंगे। न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर को आप न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंटेशंस या पार्टिकल एक्सीलरेटर्स के नाम से भी जान सकते हैं। यह एमसीक्यू करेंटली डीडीयू में जो आपकी एनुअल एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड होगा बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर मॉडर्न फिजिक्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। पीजीटी की परीक्षा, आईआईटी, नीट, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर कोई स्टूडेंट एमएससी इंट्रेंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं एमसीक्यूज़ की, जो कि बेस्ड है न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स पर। फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि हम क्या कंटेंट है जिस पर कि ये एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट यू कैन नो अबाउट पार्टिकल एक्सीलरेटर। अ पार्टिकल एक्सीलरेटर इज़ अ मशीन फॉर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल। पार्टिकल एक्सीलरेटर क्या है? तो आप कह सकते हो पार्टिकल एक्सीलरेटर एक मशीन है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। टाइप्स ऑफ पार्टिकल एक्सीलरेटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल एक्सीलरेटर। फर्स्ट इज स्टैटिक एक्सीलरेटर, सेकंड इज लीनियर एक्सीलरेटर एंड थर्ड इज सर्कुलर एक्सीलरेटर। यहाँ हमारा फोकस सर्कुलर एक्सीलरेटर पर होगा, क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सिलेबस हैं उस सिलेबस टोटली सिलेबस एक तरह से सर्कुलर एक्सीलरेटर पर फोकस्ड है। सर्कुलर एक्सीलरेटर्स आर 7 टाइप्स। फर्स्ट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को हम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। मेन फीचर्स मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको एक इंट्रोड्यूस हो जाए, खाका आपके दिमाग में बन जाए कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सीलरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, etc. It based on the principle of magnetic resonance. Second is सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन भी कहते हैं। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन बेसिकली आया था साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस को दूर करते हुए। साइक्लोट्रॉन की जो मेन लिमिटेशंस थी वो था वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, दैट इज रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो था वो था, और उसको सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके दूर किया गया। थर्ड है बीटाट्रॉन। दिस बीटाट्रॉन is basically used for electron acceleration or beta particles. It employed no electric field. It employed changing magnetic field which produced an induced EMF which is responsible for the acceleration of electrons. तो ये जो फर्स्ट 3 है, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, ये आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को सीधे सीधे बिलोंग करता है। लेकिन चर्चा पूरी एक बार नाम सहित कर देते हैं। चौथा हमारा है इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन, पांचवा है प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन, छठवां है अल्टरनेटिंग ग्रेडियंट साइक्लोट्रॉन, सेवेंथ है ओमनीट्रॉन। और इस चैप्टर में लास्ट में एक काउंटिंग सर्किट को भी हमें पढ़ना है और वो है गीगर मूलर काउंटर। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट गैसेस बिकम्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ड्यू टू आयोनाइजेशन produced by their exposure to radioactive or nuclear radiation। याद रखिएगा, ये जितनी चीज़ें मैं आपको एक स्लाइड में दिखा रहा हूँ ये पूरी की पूरी चीज़ों पर एमसीक्यू मेनी टाइम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं, जहाँ एमसीक्यू आते रहे हैं बराबर, जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, इन सभी जगहों पर इस एक स्लाइड से कम 4 से 5 एमसीक्यूज़ पूछे जा चुके हैं। तो ये तो मेरा कंटेंट है जिस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ आपसे मैं डिस्कस आज करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, मास, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज। तो सबसे पहले आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जानकारी कैसे होगी? तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/T होता है। ओके,
और ये टी की जब वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है इज इक्वल टू क्यू बी अपान 2 पाई यम। ओके, 2 पाई यम। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि Q है, दैट इज़ आप देख लो, यम भी है, डिनोमिनेटर में 2 पाई यम है, मास भी है, चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इंडिपेंडेंट की बात की गई है, तो केवल स्पीड यहाँ नहीं दिख रहा है। इट मीन्स दैट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयन इन द साइक्लोट्रॉन इज। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन्स हुआ वी मैक्स की बात की जा रही है। तो अब ये सब चीज़ें आपको एकदम दिमाग में बनी रहनी चाहिए। वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी आर अपान यम। ओके, तो अब यहाँ से एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपका बनना चाहिए। और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। तो 1/2 mv² में जब वी मैक्स की वैल्यू रखोगे तो Q² B² R² अपान यम² हो गया, यम से यम एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो यम बच जाएगा नीचे। तो Q² B² R² अपान 2m बचेगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस। डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। 1 एंड 2 मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात की गई है। तो निश्चित तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, और जो साइक्लोट्रॉन इस्तेमाल होता है वो केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन grating in a magnetic field of 1 Tesla is approximately। अब ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, इनके लिए आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जैसा आप जानते हो है न्यू इज इक्वल टू 1/t। चूँकि टी से ही आपको रास्ता मिलेगा इसलिए मैं बार बार 1/t से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है आपका QB अपान 2 पाई यम। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप वैल्यू को रखेंगे और जैसा आपको दिख रहा है ये वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन आएगी 28 गीगाहर्ट्ज़। ओके, ये 28 गीगाहर्ट्ज़ की वैल्यू ये आएगी। फार्मूला मैंने हिंट के तौर पर दे दिया कि आपको इसका इस्तेमाल करना है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 4 इज़ डी, 28 गीगाहर्ट्ज़। अगर आपको कोई इसमें क्वेरी की ज़रूरत होगी तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, मैं अलग से इसका वीडियो भी बना करके डाल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सपोज अ साइक्लोट्रॉन इज ऑपरेटेड एट एन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज़ and a d radius of 53 centimeter. What is the resulting kinetic energy of deuterons? तो अब ये भी क्वेश्चन आपको देखिए, आपको फार्मूले याद होने चाहिए और ड्यूट्रॉन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। पहली चीज़, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन जो होता है वह 1+1 के बराबर होता है। ये दोनों चीज़ें आपको ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी के तौर पर याद होनी चाहिए। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है और आप उस पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आपको चीज़ें दी गई हैं वो फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसका मतलब है सबको पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए। तो मैं एक बार उसको भी लिख दे रहा हूँ और ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। तो आप जैसे जानते हैं E इज़ इक्वल टू होता है एनर्जी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में न्यू² R² 2 पाई² यम। ये एक्सप्रेशन आप सब ये नोट करते चलिए, क्योंकि MCQ है, MCQ में बहुत ज़्यादा डेरिवेशन के चक्कर में नहीं जाना है, हमको मैक्सिमम फार्मूले याद होने चाहिए। इस फार्मूले में आप वैल्यू भर दीजिए।
और 12 मेगाहर्ट्ज़ है। 12 मेगाहर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करके ज़रूर से वैल्यू भरिएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू तभी सही आएगी। बाद में चल करके आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज़ को रख करके, और देखिए ध्यान रखिएगा यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल से। जैसे आप देखिए डी का रेडियस सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में ज़रूर से कन्वर्ट कीजिएगा, मतलब कुल की कुल वैल्यू आप MKS सिस्टम में रखिएगा और इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिलेगा और वो आंसर होगा 16.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज्ड इन पार्टिकल थेरेपी टू ट्रीट कैंसर। बी है सोर्स ऑफ हाई एनर्जी बीम फॉर अ न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। सी है प्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड पॉजिट्रॉन एमिटिंग आइसोटोप्स फॉर PET इमेजिंग। डी है ऑल द अबव। देखिए अब चूंकि मॉडर्न फिजिक्स में हम हैं तो हमको एप्लीकेशन ज़रूर मालूम होना चाहिए। साइक्लोट्रॉन से जो पार्टिकल निकलेगा वो काफ़ी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होगा, इतना आपको मालूम है। तो जाहिर तौर पर कैंसर थेरेपी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाई एनर्जी बीम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड पॉजिट्रॉन एमिटिंग आइसोटोप्स फॉर PET इमेजिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है ABC तीनों ही ऑप्शन आप साइक्लोट्रॉन से पा सकते हैं एप्लीकेशन में। तो दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मूविंग perpendicular to a magnetic field 10 to the power minus 4 Tesla. The cyclotron frequency of the proton in radian per second. देखिए रेडियन पर सेकंड कहने का मतलब ये है कि आपको ओमेगा निकालना है, नॉट न्यू, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात ये करनी है। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने कई बार एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मैं आपको एक बार लिख कर बता दे रहा हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और न्यू की वैल्यू मैं कई बार आपके सामने लिख चुका हूँ। न्यू इज इक्वल टू होता है QB अपान 2 पाई यम। तो इस वैल्यू को अगर आप रख दें तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जानी है QB अपान यम। अब आप देखिए आपको न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें दी गई हैं। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की बात की गई है, साथ ही साथ 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की भी बात की गई है, और प्रोटॉन कह दिया है तो मास की भी बात की गई है। तो यहाँ से आप सबका इस्तेमाल करेंगे और जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.6 इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अ साइक्लोट्रॉन कैन एक्सीलरेट बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, हाई वेलोसिटी गामा रेज, हाई वेलोसिटी एक्स रेज। तो सबसे पहले देखिए साइक्लोट्रॉन ओनली एक्सीलरेट मेनली द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो आपको मालूम होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जब चर्चा यहाँ हो रही है तो बीटा पार्टिकल नहीं हो सकता है, एक्स रेज नहीं हो सकता है, गामा रेज न्यूट्रल है नहीं हो सकता है। तो दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी अल्फा पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन के लिए आप किसको प्रीफर करते हैं, अधिक यूज़ करते हैं। तो आपको मालूम है ये तो नाम से ही मैं वहाँ बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में ही, जहाँ मैंने कंटेंट की आपसे चर्चा की है कि बीटाट्रॉन इज बेसिकली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन। दैट इज ऑप्शन ए। देखिए कुछ चीज़ें तो एकदम दिमाग में आपके बनी रहनी चाहिए ताकि आपको देखो और तुरंत टिक लगा करके आगे बढ़ जाओ, ताकि न्यूमेरिकल में अगर आपका 1 मिनट समय जाता है तो कहीं आप 1 मिनट समय बचाएं भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मच प्रेशर इज इन मेटेलिक चैम्बर ऑफ गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर के मेटेलिक चैम्बर में क्या प्रेशर होता है जब गैस फिल की जाती है। तो नो डाउट लो प्रेशर होता है 0.1 ATM। लो प्रेशर पर आप गैस को चैम्बर में फिल करते हैं 0.1 ATM, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक एक्सीलरेटर। साइक्लिक एक्सीलरेटर, अब आप ध्यान रखिएगा, साइक्लोट्रॉन भी साइकिल पूरी करता था, सिंक्रोट्रॉन में भी साइकिल पूरी होती थी, बीटाट्रॉन में भी फिक्स्ड रेडियस के ऑर्बिट में साइकिल पूरी होती थी। इसका मतलब आप देख सकते हैं बीटाट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, तीनों ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ दीज, दैट इज इक्वेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीलरेट द पार्टिकल्स इन साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में कौन पार्टिकल को एक्सीलरेट करता है? तो साइक्लोट्रॉन में आपको मालूम होगा कि हम दो डीज लेते हैं और उन दोनों डीज के बीच में एक बहुत ही नैरो एयर गैप लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होता है। तो डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और दोनों डी के बीच में जो नैरो एयर गैप होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही पार्टिकल को जर्क देता है, दैट इज पार्टिकल की एनर्जी वहीं क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्लेक्ट द पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कौन करता है? तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नैरो एयर गैप से पार्टिकल किसी भी डी के अंदर इंटर करता है तो वहाँ परपेंडिकुलर इंटर होने की वजह से वह सर्कुलर पाथ को अपना लेता है। इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड का वो इफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ऑप्शन बी। बीटाट्रॉन वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बीटाट्रॉन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट वहाँ आता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ की बात वहाँ की जाती है। तो ईएमएफ की बात वहाँ की जाती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन बीटाट्रॉन द इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ऑफ वेरिएबल रेडियस, ऑफ रेडियस एज आर स्क्वायर, ऑफ रेडियस एज 1/2r। तो आपको अभी भी मैंने बताया है कि इन बीटाट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड रेडियस। तो ऑप्शन ए है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, इन बीटाट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड ड्यूरिंग, इलेक्ट्रॉन कब इंजेक्ट किया जाता है बीटाट्रॉन में? डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, पीक मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होता है। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये अगर यहाँ अप और डाउन की भी बात की जाए, अगर डायरेक्शन की भी बात करी जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैग्नेटिक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इन अप डायरेक्शन, जब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, डायरेक्शन अप हो, वही राइट मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करने का। द वैक्यूम चैम्बर आर कोटेड विथ सिल्वर। आप जानते हैं कि बीटाट्रॉन में आप पाते हैं कि डगनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर होता है, जिस डगनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर के इनर सरफेस को आप सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। उस सिल्वर की कोटिंग को आप क्यों करते हैं, यही जानने का प्रयास है। अवॉइड एनी इंसुलेशन, अवॉइड ईडी करेंट्स, इंक्रीज द कंडक्टिविटी, नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि जो इनर सरफेस पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है वो ईडी करंट के लिए की जाती है, ताकि कोई भी चार्ज सरफेस पर एक्यूमुलेट न हो पाए, इकट्ठा न हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। गीगर मूलर काउंटर इज, गीगर मूलर काउंटर काउंटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पहले भी मैंने बताया है। रिएक्टर की तरह व्यवहार करता है, डिटेक्टर की तरह व्यवहार करता है, एक्सीलरेटर की तरह व्यवहार करता है, ऑल द अबव। बिल्कुल नहीं, यह डिटेक्टर की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन द फ्रीक्वेंसी इज वेरीड, केप्ट कांस्टेंट, वेरीज एज क्यू स्क्वायर, वेरीज एज आर स्क्वायर। तो मैंने अभी अभी आपसे शुरुआत में ही कहा है कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन को आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन कहते हैं, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या करती है, वेरी करती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन न्यूक्लियर रेडिएशन पासेस थ्रू द काउंटर गैस आयोनाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स? प्रोपोर्शनल काउंटर, फ्लो काउंटर, गीगर मूलर काउंटर, सिंटालिएशन काउंटर।
तो आपको मालूम होना चाहिए गीगर मूलर काउंटर पे जो गीगर मूलर ट्यूब होता है उसमें जब करंट फ्लो करती है तो आयोनाइजेशन होता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्योंकि और बाकी आपके पास काउंटर्स सिलेबस में नहीं है तो वैसे भी आपके पास मैक्सिमम चॉइस होनी चाहिए कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। लेकिन आपको प्रिंसिपल याद होना चाहिए, प्रिंसिपल की ही ये लाइन आपको पहली लाइन लिखी गई है, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज क्वेंचिंग गैस इन गीगर मूलर काउंटर। क्वेंचिंग गैस के रूप में गीगर मूलर काउंटर में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है, चूँकि मुझे लगा कि जहाँ आपको ज़रूरत होगी उसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज आयोनाइजिंग गैस इन गीगर मूलर काउंटर। आयोनाइजिंग गैस तो आपको मालूम होना चाहिए, इनर्ट गैस की आप बात करते हैं। अब आपके सामने दिखा हुआ है एल्कोहल है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, आर्गन गैस है, तो नो डाउट आर्गन गैस मोस्ट प्रेफरेबल होगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है गीगर मूलर काउंटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट। अब ये क्या डिटेक्ट करता है? मास को, मोमेंटम को, चार्ज को, रेडिएशन को? बिल्कुल नहीं। ये तो आप देखते हैं आयोनाइजिंग करंट जब बढ़ती है तो आप कहते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इंटरिंग इन द चैम्बर विल बी इंक्रीजेस। दैट इज ये रेडिएशन को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, नॉर्मली गीगर मूलर काउंटर यूजेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। क्या पोटेंशियल डिफरेंस? थोड़ा सा यहाँ टाइपो एरर है, डिफरेंट लिख दिया गया है बट डिफरेंस आप उसको पढ़िएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 5000 वोल्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए गीगर मूलर काउंटर में जो वायर जाता है उसको आप जो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं वो 1000 टू 3000 के बीच का होता है। तो चूँकि रेंज नहीं दी गई है तो 1000 इज मोस्ट प्रेफरेबल, आंसर सी। गीगर मूलर काउंटर डिटेक्ट्स फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ऑल द एबव। तो आपको मालूम होना चाहिए फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये दोनों नहीं हैं, अल्फा पार्टिकल्स। क्योंकि आपने ऊपर देखा है रेडिएशन रेडियो एक्टिव फेनामेना को वो डिटेक्ट करता है, तो आप अल्फा पार्टिकल्स को वो डिटेक्ट करता है। दैट इज ऑप्शन सी। Thank you for seeing this lecture, and this lecture is very much useful for the annual examination of DDU in different universities, annual examination in MSc entrance examination, IIT, NEET, PGT students. Thank you for watching my video.